ट्रेन जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म पर वो 2 घंटे लेट पहुंचती है। स्मार्ट डोर, सेल्फी पॉइंट, सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी पंक्चुअलिटी मिसिंग है। इंडिया की सबसे मॉडर्न ट्रेन, लेकिन फिर भी इंडिया की पुरानी ट्रेन राजधानी से भी ये डिलेड है। अब ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये सच्चाई है, रियलिटी है इंडिया की वंदे भारत एक्सप्रेस की। अब आपने भी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत के लेट होने के बारे में जरूर सुना होगा। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि वंदे भारत लेट क्यों हो रही है, सवाल ये है कि सब कुछ पता होते हुए भी इसे लेट क्यों होने दिया जा रहा है। आज हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की, वही ट्रेन जिसे मॉडर्न ट्रेन, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है। मॉडर्न डोर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, सेल्फी पॉइंट, सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंटली मिसिंग है और वो है ऑन टाइम परफॉर्मेंस। सो वेलकम बैक टू धंधा डेली, जहां पर हम सिर्फ चीजें दिखाते नहीं, स्टोरीज दिखाते नहीं, उनके पीछे की पॉलिटिक्स, उनके पीछे का बिजनेस सिस्टम सब कुछ समझते हैं। तो चलो फिर जल्दी से आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि वंदे भारत इतनी लेट हो रही है, इसके पीछे आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ तो ये है कि वंदे भारत सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट बन चुकी है। हाँ, हर वंदे भारत के साथ में रिबन कटिंग होती है, सिनेमैटिक वीडियोस बनाए जाते हैं, ड्रोन शॉट्स लिए जाते हैं और अनाउंस किया जाता है प्राउडली कि इस स्टेट को वंदे भारत मिल गई है। अब फोकस ट्रेन की परफॉर्मेंस से ज्यादा उसके नंबर्स पर है, उसकी विजिबिलिटी पर है। लेकिन रेलवे इंजीनियरिंग का एक सिंपल सा रूल है भाई, जो ब्रोशर्स में नहीं लिखा गया है, कि ट्रेन तब फास्ट होती है जब उसका ट्रैक मॉडर्न हो, उसे नेटवर्क पे प्रायोरिटी मिले, ना कि सिर्फ उसकी मोटर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से ये फास्ट हो जाती है। इंडिया में एग्जैक्टली यही उल्टा हुआ। 21वीं सेंचुरी के हिसाब से ट्रेन तो बना दी गई है, लेकिन जिस ट्रैक पर वो दौड़ रही है वो अभी भी 20वीं सेंचुरी का ही है। वही सेम कंजेस्टेड ट्रैक्स हैं, मिक्स्ड ट्रैफिक है, जहां पर कार्गो ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन सब एक ही लाइन शेयर कर रही हैं। सेम सिग्नलिंग, सेम लेवल क्रॉसिंग और सबसे इंपॉर्टेंट सेम स्पीड रेस्ट्रिक्शन। तो ट्रेन फिर फास्ट कैसे होगी? अब स्पीड की बात करें तो वंदे भारत ऑन पेपर 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइंड है, लेकिन ज्यादातर रूट्स पर एवरेज स्पीड 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं जाती। मतलब जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन लगती है मार्केटिंग में, वो रियलिटी में एक नॉर्मल फास्ट ट्रेन बन के रह गई है। आरटीआई के एक डेटा के हिसाब से वंदे भारत की एवरेज स्पीड 2020 से 2021 के बीच 84.48 किलोमीटर पर आवर थी। फिर 2022 से 2023 में ये कम होकर 81.38 किलोमीटर पर आवर हुई और फिर 2023 से 2024 में ये सीधा 76.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आकर रुकी। अब सवाल ये आता है कि जब ट्रेन की कैपेबिलिटी 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की है, तो वो इतनी स्लो स्पीड में फिर क्यों चल रही है? इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में बताया गया कि वंदे भारत इज अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन व्हिच कैन रन एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, बट इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 130 किलोमीटर पर आवर एनीवेयर इन द कंट्री बिकॉज ऑफ अनसूटेबल ट्रैक कंडीशंस। अब इसी के साथ ये भी बताया गया कि इस ट्रेन को लॉन्च किए 5 साल हो गए, लेकिन इसके लिए सूटेबल ट्रैक्स अभी भी किसी भी रूट के लिए डेवलप नहीं किए गए हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो ये एक इकोसिस्टम प्रॉब्लम है। वंदे भारत का असली इशू, सबसे बड़ा इशू ना स्पीड है ना टेक्नोलॉजी है, इसका सबसे बड़ा इशू है टाइमिंग। इसे तब लॉन्च किया गया जब इकोसिस्टम इसके लिए रेडी ही नहीं था। सच तो यही है कि जब वंदे भारत को ग्रीन सिग्नल मिला तो ना तो इसके लिए डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक्स थे, ना ट्रैक्स वेल सेपरेटेड थे, और सबसे बड़ी बात, मिक्स्ड ट्रैफिक अभी भी फुल फोर्स में था, जहां पर कार्गो ट्रेन और मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सभी एक लाइन ही शेयर कर रही थी। अब रेलवे ऑपरेशंस में ये एक नोन फैक्ट है कि हाई स्पीड ट्रेन कभी भी मिक्स्ड ट्रैफिक में हाई स्पीड नहीं बन सकती, फिर भी इसे लॉन्च कर दिया गया, क्यों? अब इस सवाल का जवाब इंजीनियरिंग में नहीं, पॉलिटिक्स में था। पॉलिटिकली ये बोलना ज्यादा पावरफुल होता है कि इतने नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ वंदे भारत लॉन्च हो चुकी है, रेदर देन कि इतने ट्रैक्स पर सिग्नल अपग्रेड हो चुके हैं या फिर इतने किलोमीटर्स का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो वंदे भारत को ऐसी जगह पर भी लॉन्च किया गया जहां पर हाई स्पीड जाना पॉसिबल ही नहीं था, जैसे कि माउंटेन और घाट्स, और ऐसी जगह पर अगर स्पीड बढ़ाई भी जाती है तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। जैसे कि देहरादून से आनंद विहार तक वंदे भारत की एवरेज स्पीड 62.42 किलोमीटर पर आवर थी और पटना से रांची तक 62.9 किलोमीटर पर आवर थी। तो भाई ऐसे एरियाज में जहां पर वंदे भारत स्पीड ही नहीं पकड़ सकती, ऐसे एरियाज में उसे लॉन्च करने का मतलब क्या है? अब इस पूरी कहानी को एक छोटे से कंपैरिजन राजधानी वर्सेस वंदे भारत से समझते हैं। सबसे पहले राजधानी को समझते हैं, जो ज्यादातर ऑन टाइम ही रहती है। देखो, राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत दोनों 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं। राजधानी एक पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP-7 पर चलती है, जो डेकेड से प्रूवन है। वहीं वंदे भारत एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, जिसमें मोटर्स हर कोच के साथ
डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब इसकी डिजाइन थोड़ी अलग है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मॉडर्न है, लेकिन पावर सोर्स दोनों का एकदम सेम है। दोनों ट्रेन एकदम सेम 25 किलोवाट के एसी ओवरहेड वायर से इलेक्ट्रिसिटी लेती है। दोनों के ऊपर पेंटोग्राफ लगा होता है। अब ना तो वंदे भारत को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ना ही राजधानी एक्सप्रेस किसी स्पेशल वायर से कनेक्टेड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर और सप्लाई लेवल पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फिर भी रियलिटी में राजधानी ज्यादातर ऑन टाइम रहती है और वंदे भारत टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होने के बावजूद भी ज्यादातर डिले रहती है। अब अगर प्रॉब्लम सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी में होती तो दोनों ट्रेन को लेट होना चाहिए था। प्रॉब्लम अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर इंजन में होती तो भाई इस हिसाब से राजधानी को ज्यादा स्ट्रगल करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये पिक्चर, ये कहानी और भी क्लियर हो जाती है जब हम प्रायोरिटी पॉलिटिक्स को समझते हैं। अब इंडियन रेलवेज में प्रायोरिटी सिर्फ स्पीड या टिकट प्राइस से डिसाइड नहीं होती, यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड होती है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस से, और इस केस में राजधानी हमेशा क्लियर विनर रह जाती है। राजधानी सीधे मेजर स्टेट कैपिटल्स और मेजर सिटीज को दिल्ली से कनेक्ट करती है, जो इंडिया का पावर कैपिटल है। अब इसमें एमपीज, टॉप ऑफिशियल, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन ट्रेवल करते हैं और उनके साथ में कॉमन पैसेंजर्स भी होते हैं। तो बात एकदम सिंपल सी है, अगर राजधानी लेट होती है तो इसमें इनकन्वीनियंस सिर्फ आम पैसेंजर्स का नहीं बल्कि पावर होल्डर्स का है, डिसीजन मेकर्स का है। और जब पावर होल्डर्स को दिक्कत होती है तो सिस्टम बहुत जल्दी अलर्ट हो जाता है। अब ऑपरेशनल लेवल पर इसका मतलब यह है कि राजधानी को सिग्नल पहले क्लियर मिलता है, क्रॉसिंग पर पासेज पहले क्लियर मिलता है और कंजेशन के टाइम भी इसके लिए ट्रैफिक एडजस्ट किया जाता है। वंदे भारत प्रीमियम जरूर है, टिकट एक्सपेंसिव है, लेकिन पॉलिटिकली इंडिस्पेंसिबल अभी तक नहीं है। वो हेडलाइन वर्दी है, इंस्टाग्राम वर्दी है, लेकिन सिस्टम के लिए राजधानी जितनी अनटचेबल नहीं है। इसीलिए जब चॉइस की बात आती है तो प्रैक्टिकल प्रायोरिटी आज भी राजधानी को दी जाती है। अब इस पूरी पिक्चर में एक लेयर और ऐड होती है रूट सिलेक्शन की, जो सिर्फ एक बेसिस पे किया जाता है और वो है सिंबलिज्म। कई वंदे भारत रूट्स तो सिर्फ इसलिए चूज किए गए क्योंकि कई स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देनी थी, हर स्टेट को मॉडर्न ट्रेन दिखानी थी और मैप पर पॉलिटिकल बैलेंस क्रिएट करना था। लेकिन रेलवे प्लानिंग का सच यही है कि हर रूट हाई स्पीड ट्रेन के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। अब कुछ रूट्स पर ट्रैक कैपेसिटी लिमिटेड होती है, कुछ पर ट्रैफिक सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से ओवरटेकिंग मुश्किल हो जाती है, कंजेशन बढ़ता है, तो फिर डिले होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो जब भी वंदे भारत लेट होती है तो सारा ब्लेम ट्रेन पर आ जाता है, जबकि असल प्रॉब्लम रूट प्लानिंग की भी है। अब यहाँ से ये डिस्कशन, ये कहानी एक और सेंसिटिव जगह पर चली जाती है, मीडिया मैनेजमेंट। जब राजधानी एक्सप्रेस लेट होती है तो यूजुअली एक क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलता है, कभी फॉग का रीजन, कभी ट्रैक मेंटेनेंस का रीजन। ऑपरेशनल लेवल पर बताया जाता है कि इशू एग्जैक्टली कहां से आया। लेकिन जब भी वंदे भारत लेट होती है तो नैरेटिव ही बिल्कुल अलग होता है। स्टेटमेंट्स आते हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से डिले हुआ है और कुछ भी ऑपरेशनल रीजन दे दिया जाता है बस। क्योंकि एक बहुत ही मॉडर्न और फास्ट ट्रेन का लेट होना सिर्फ एक ऑपरेशनल फेलियर नहीं बल्कि पॉलिटिकल इमेज का भी फेलियर बन जाता है। अपोजिशन सवाल पूछती है, सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं, फ्यूचर ऑफ रेलवे की इमेज पर दाग लग जाता है। इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको मैनेज किया जाता है। अब इस कहानी में यहाँ पे एक बिजनेस लेंस ऐड करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि एक प्रोडक्ट है, और अगर जहां पे प्रोडक्ट है तो वहां पर बिजनेस की स्ट्रेटेजी तो होती ही है। बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम टू मार्केट वर्सेस रेडीनेस का। मतलब अगर पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए तो ये एक एडवांटेज होता है, लेकिन अगर इकोसिस्टम उस प्रोडक्ट के लिए रेडी नहीं है तो ये एडवांटेज एक लॉस में बदल जाता है। अब वंदे भारत के साथ भी यही हुआ। इंडियन रेलवेज ने एक प्रीमियम प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया जिसकी टिकट प्राइस ज्यादा थी, जिसकी ब्रांडिंग वर्ल्ड क्लास थी, लेकिन बैकएंड ऑपरेशंस अभी भी वही पुराने जमाने पर चल रहे थे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब कस्टमर ने ज्यादा पैसे दिए हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होंगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट उस तरीके की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, पंक्चुअल नहीं रह पा रहा है, सर्विस उतनी फास्ट, उतनी वैल्यूएबल नहीं मिल पा रही है, तो धीरे धीरे ट्रस्ट का ब्रेक होना स्वाभाविक सी बात है, और यही वंदे भारत के साथ भी हुआ है। अब इसी को प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करके समझो। अगर कोई स्टार्टअप एक प्रीमियम ऐप लॉन्च करता है लेकिन सर्वर स्लो है, डिलीवरी टाइम पे नहीं है, तो कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं, कंपनी को ब्लेम करेगा। अब वंदे भारत के केस में भी यही हो रहा है। पैसेंजर सिर्फ ट्रेन की स्पीड को नहीं बल्कि एक्सपीरियंस को जज करता है। अब देखो, ट्रेन के लेट होने का मतलब सिर्फ इसका लेट होना नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए ये मिस्ड मीटिंग्स हैं, बिजनेस लॉसेस हैं। पैसेंजर एक या 2 बार डिले एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर ये एक रेगुलर प्रोसेस बन जाए तो वो धीरे धीरे फिर दूसरे ऑप्शंस 100% ढूंढने लगेगा। अब रेलवेज का रेवेन्यू मॉडल भी यही हिट होता है। अगर वंदे भारत की टिकट प्राइस प्रीमियम है तो सर्विस भी प्रीमियम होनी चाहिए। अगर प्रीमियम प्राइस देने के बाद भी वंदे भारत राजधानी से भी लेट पहुंच रही है, डिले हो रहा है, तो फिर यहां पर लॉन्ग टर्म में डिमांड 100% सफर करेगी। अब अगर सिर्फ बिजनेस टर्म्स में बात करें तो ये एक क्लासिक केस है जहां पर मार्केटिंग प्रोमिसेस ऑपरेशन से आगे निकल गए हैं, और जब भी प्रॉमिस और डिलीवरी में गैप होता है तो धीरे धीरे ब्रांड वैल्यू गिरने लगती है, लोगों का ट्रस्ट वहां से गिरने लगता है। तो देखो, यहाँ पर एक बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि वंदे भारत किसी भी एंगल से बुरी ट्रेन नहीं है। मशीन और टेक्नोलॉजी लेवल पर देखें तो ट्रेन एक्सीलेंट
एक्सेलरेशन देती है, राइड क्वालिटी इसमें कंफर्टेबल है, ये एनर्जी एफिशिएंट भी है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के क्लोज भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रेन 2020s की है, लेकिन जिस सिस्टम पर ये रन कर रही है वो अभी भी 1980s का है। अब जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जबरदस्ती पुराने सिस्टम पर चलाओगे तो डिले तो होगा ही। यही है मेन कारण इस ट्रेन के डिले होने के पीछे। तो असल में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वंदे भारत लेट क्यों होती है, सवाल ये होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले हम टेक्नोलॉजी को लॉन्च ही क्यों कर रहे हैं। तो जब तक इसके लिए डेडिकेटेड ट्रैक्स नहीं आ जाते, नेटवर्क डीकंजेस्ट नहीं हो जाता, तब तक वंदे भारत टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होते हुए, फास्ट होते हुए भी डिले और लेट ही रहेगी। तो दोस्तों, वंदे भारत एक फेलियर नहीं है, ये एक आईना है, ये वो मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और फ्यूचर का नैरेटिव भी बेच सकते हैं। लेकिन जब बात डिसिप्लिन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की आती है तो वो लिस्ट में हमेशा पेंडिंग रह जाता है। ये ट्रेन और ये प्रोजेक्ट हमें एक बात और दिखा देता है कि इंडिया में प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम सीक्वेंस की है। हम पहले प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं और बाद में सिस्टम को उसको कैचअप करने के लिए बोल देते हैं, और जब सिस्टम कैचअप नहीं कर पाता तो हम डिले को नॉर्मल बना देते हैं। तो दोस्तों, ये था सच वंदे भारत के डिले होने के पीछे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पर एक लाइक तो फिर बनता है, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो इस ट्रेन के डिले से काफी ज्यादा परेशान है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है ऐसी स्टोरीज में, उनके पीछे का सिस्टम, उनके पीछे का बिजनेस जानने में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां पर हर वीक मिलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।